सर हर बार मंथन होता है, चिंतन होता है, लेकिन सॉल्यूशन निकल नहीं पाता। आप पर हमेशा ये ब्लेम होता है, खासकर एमडी शूटआउट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो मीटिंग हुई थी 16 जुलाई 2025 को हमारी MSEDCL हेड ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जहां पर ऑनरेबल MP मैडम ने मीटिंग ली थी और वहां पर डायरेक्टर ऑपरेशंस अवेलेबल थे। कुछ मुद्दे वहां रेज किए गए थे। आज जो मीटिंग हुई थी ये ऑनरेबल MP मैडम ने उसकी फॉलोअप मीटिंग की थी। क्या हमारे पॉइंट्स वहां डिस्कस हुए थे और क्या क्या उस पर हम काम कर चुके हैं और क्या काम हमने अभी आगे करने हैं। जो मुद्दे वहां रेज किए गए थे मैं आपको पहले वो बता रहा हूं, हमने क्या काम किया उस पर मैं बताऊंगा। एक मुद्दा वहां ये रेज किया गया था कि काफी जगह पर वोल्टेज में कमी का कंप्लेंट किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी प्रॉब्लम चलाने में या उनके बिल में ज्यादा आ रहा था। तो MSEDCL डायरेक्टर साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन दिया गया था कि हम जितने भी हमारे 11 kV के फीडर हैं उनके लास्ट एंड पे हम ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज चेक करें और चेक करने के बाद उनकी वोल्टेज क्या आई है उसका हमें रिपोर्ट देना था। हमारे यहाँ पर 79 हमारे यहाँ पर 11 kV फीडर हैं, सभी का हमने लास्ट एंड का जो ट्रांसफार्मर है उसके हमने वोल्टेज मेजरमेंट करने के बाद उनको रिपोर्ट दिया है, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया था कि कुछ आपके कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। वो हमने ऑलरेडी सर्वे किया है। हमारे पास यहाँ पर 2666 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं। इन 2666 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में से 144 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जहां पर कंज्यूमर जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है उनका टोटल और ट्रांसफार्मर का जो लोड है उसके हिसाब से 144 में हमें लोड बढ़ाने की जरूरत है और वो काम हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। आज तक हमने 271 ट्रांसफार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को हमने ऐड किया है और 213 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हमने कैपेसिटी बढ़ाया है, ऑगमेंटेशन हमने किया है। आज तक हम पावर ट्रांसफर सबस्टेशन या पावर ट्रांसफार्मर लेवल पर हमने 40 MVA का कैपेसिटी बढ़ाया है। पिछली मीटिंग जो 16 जुलाई को मुंबई में हुई थी MSEDCL ऑफिस में, उसके बाद से हमने साइने टेक्सटाइल और गोल्डन नगर यहाँ पर हमने 5-5 MVA का कैपेसिटी एडिशन किया, यानी कि टोटल 10 MVA का। आयशा नगर सबस्टेशन हमें लगाना है 2x10 यानी कि 20 MVA का, जो कि हम 31 जनवरी और मार्च के बीच में हम इसको लगाएंगे। एक कंस्टेंट हमें वहां पर है 220 kV सायने सबस्टेशन जो कि महापरेषण के अंडर है, वहां पर 25 MVA का कैपेसिटी एडिशन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। कैपेसिटी एडिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक हम अपना फील्ड का और सबस्टेशन का काम करते हैं तब तक वहां पर कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा, जिससे कि हम ये स्मूथली इसको कमीशन कर पाएंगे। सुनिए ना, एक पहले में डिटेल इस तरीके से मतलब बताएंगे तो बहुत वक्त जाएगा और वैसे भी मतलब 2 घंटा मीटिंग चली है। हम हर बार मीटिंग में मतलब आते हैं, हम देखते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा मीटिंगें चलती है, सोल्यूशन नहीं निकलता है। जो बुनकर्स यहाँ पर आते हैं, सरमायादार जो आते हैं, उनकी हर बार यही शिकायत रहती है कि वो अपने विषय तो रखते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता। सोल्यूशन के लिए आप जो मतलब बता रहे हैं, जिस वक्त से कंपनी आई है तब से लेकर आज तक जो प्रॉब्लम शहर में हमने बताए थे कि आप ये करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी कामकाज मतलब शहर मुतमईन नहीं है। मैं आपको जो आपने अभी बोला है, किसी भी कंज्यूमर की 2 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसको बिजली का कनेक्शन या उसको बिजली का बिल या फिर बिजली सप्लाई, ये 3 चीजें हैं मेन। मैं आपको ये जैसे बता रहा था, बिजली कनेक्शन की जहां तक बात है, हमने पिछले 5 सालों में 40 MVA का कैपेसिटी एडिशन किया है पावर ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन लेवल पर। ट्रांसफार्मर लेवल पे या उसके नीचे जहां पे हमें कंज्यूमर को कनेक्शन देने की बात आती है, 271 हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐड किए हैं, 213 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसकी वजह से हम 19,000 कनेक्शन सिंगल फेज के दे पाए हैं पिछले 5 सालों में, 5 साल प्लस 31 जुलाई तक। और 3 फेज के हम 6,716 कनेक्शन दे पाए हैं, जिसमें कि पावर लूम के कनेक्शंस भी आते हैं 3 फेज में। बिल की जहां तक बात है, बिल की जहां पर भी किसी कंज्यूमर की पास्ट में कोई समस्या थी, वो समस्या आज की डेट में हम लगभग खत्म कर चुके हैं। आज जो समस्या रह गई है वो सिर्फ समस्या है कंज्यूमर के MD शूट की। MD शूट पे अभी डिटेल में चर्चा हुई थी MSEDCL ऑफिस में 16 जुलाई को, और अभी
दोबारा से इसमें चर्चा हुई थी। एमएससी जो भी एमडी शूट के केसेस हैं 323 सिर्फ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी एमडी शूट की प्रॉब्लम आज भी है और एमडी शूट की वजह से उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। इन सब का डाटा एनालिसिस करने के बाद जहां पर इनको बेनिफिट दिया जा सकेगा हम बेनिफिट देंगे और जहां बेनिफिट नहीं दिया जा सकेगा उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। से जो बिल लोगों को जाते हैं, इनका बिल महीने का 1000 आना चाहिए, उनको 20-20 हजार के बिल चले जाते हैं और वो लोग फिर उस बिल को कंटिन्यू जैसे 1000 का बिल रहता है उस पर लाने के लिए चक्कर मार मार के ये ऑफिस वो ऑफिस, ये अधिकारी वो कर्मचारी थक जाते हैं और फिर उनका अगला बिल जब आता है तो वो 35,000 30,000 से प्लस हो जाता है। देखिए, पहली बात ये है, जो भी आप बता रहे हैं 1000 से 35,000, 1000 से 10,000 ऐसा नहीं है। एमडी शूट का जहां तक मामला है, अगर एमडी शूट आता है तो आपका बिल 2 से 3 गुना बढ़ता है। एमडी शूट के अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है जहां पर बिजली का बिल बढ़ता है ऐसा जैसा आप बता रहे हैं, सिर्फ एक एमडी शूट मसला है। एमडी शूट पर भी मैंने आपको बताया हमारा CMRI से मीटर रीडिंग होती है, वो CMRI को हम अपलोड करते हैं MSEDCL के बिलिंग सिस्टम में। एज पर DF एग्रीमेंट हमें बिलिंग MSEDCL के सिस्टम पर ही करनी है, वहां हम करते हैं। जो भी आपका CMRI में डाटा आता है उसके बेस पर MERC गाइडलाइन के हिसाब से MSEDCL बिल बनाता है और वो बिल आपको दिया जाता है। जहां तक एमडी शूट की बात है, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। एमडी शूट पर हमने अवेयरनेस कैंपेन किया था कि एमडी शूट हो क्यों रहा है, क्योंकि एमडी शूट अगर हो रहा है हम बिजली के बिल को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिल बना रहे हैं MSEDCL सिस्टम पर और MERC गाइडलाइन के हिसाब से। जरूरत ये थी कि हमें कंज्यूमर्स को एमडी शूट पर अवेयरनेस करना था। उस अवेयरनेस पे हमने कंज्यूमर के साथ मीटिंग की है कि एमडी शूट क्यों हो रहा है, क्या क्या उनको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से एमडी शूट की प्रॉब्लम ना आए, उनको बिल में इस टाइप की पेनल्टी ना आए। ये हम करते हैं। ट्रांसफार्मर है बहुत नीचे रहते हैं, बच्चे का हाथ लग जाता है, वायर लटक के रहती है, सारी चीजों को तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां जहां पर भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इंक्लूडिंग आपका ट्रांसफार्मर जब भी लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तरफ से इंस्पेक्शन किया जाता है। जो भी हमारी रेगुलेशन होती हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशंस होते हैं, उसके तहत हमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नासिक में हैं, इनसे हमें इनको इंस्पेक्शन के लिए ऑफर देना पड़ता है, उनकी तरफ से क्लियरेंस आता है, तब जाके हम इसको चार्ज करते हैं, चालू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर हमने ट्रांसफार्मर को पास्ट में चार्ज किया था सभी जगह पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की क्लियरेंस थी। आज की डेट में आपका जो कहना है, जहां जहां पर ट्रांसफार्मर की हाइट कम हो गई है, जरूरी तरह से वहां पर सड़क की हाइट ऊंची हुई है, ये आप शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, सड़क की हाइट ऊंची हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में एक चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक बारी लग गया, उसके बाद अगर उसमें उसके आसपास उसके तहत अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसकी इंटीमेशन एक हमें आनी चाहिए, MSEDCL को या MPSL को, जो भी वहां पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरी उसकी इंटीमेशन जानी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। इस केस में हमें इंटीमेशन ये आती है कि हम इस जगह पर रोड लेवल रेज करने जा रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि रोड लेवल बढ़ेगा। उसके तहत कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें एस्टीमेट मांगा जाता है, हम एस्टीमेट देते हैं। वो एस्टीमेट के तहत उनको वहां पे काम करना पड़ता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर या पोल इनको वो उठाकर ऊपर लाएं, जिससे कि मान लीजिए आपका इसका सड़क का लेवल 6 इंच बढ़ रहा है, तो आपको ट्रांसफार्मर का लेवल या पोल का लेवल 6 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक किसकी जिम्मेदारी है? इन्हें आखिर में तो ये हो जाता है कि पोल नीचे हो जाते हैं, डीपी नीचे हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर ये लगाया गया था उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लिया गया है, जो मानक थे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे देखें? मैंने आपको ये बताया, इसको गौर कीजिए कि जब भी कोई भी बदलाव किया जाता है तो एक इंटीमेशन, जो भी बदलाव कर रहा है, जैसे इस केस में बदलाव हुआ कॉर्पोरेशन की वजह से, तो इसका एक इंटीमेशन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और दूसरा इंटीमेशन जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। तो हमें इंटीमेशन आया था जिसके तहत हमने एस्टीमेट दिया था, बट उसके तहत वो पोल को रेज नहीं किया गया, जो कि कॉर्पोरेशन की तरफ से होना था। हम लोग इसमें कॉर्पोरेशन से टेकअप कर रहे हैं कि जहां जहां पर रोड लेवल रेज हुआ है वहां पर पोल या ट्रांसफार्मर जो भी उनको रेज किया जाए, वो कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाएगा।
सेंट्रल में जो ऑफिस खोलने की बात निकल मैं आपको ये बताऊं, पहले हमारा जो हेड ऑफिस स्क्वायर बिल्डिंग पर था, अभी वो वॉलफोर्ट कंपाउंड में शिफ्ट हुआ है। लगभग आधा 1 किलोमीटर मौसम पुल की तरफ हमने शिफ्ट किया है। कुछ परेशानी शायद कम होगी लोगों की। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ऑलरेडी वर्धमान नगर और ओल्ड पावर हाउस में कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हमारे ऑफिसेज हैं। हमने एक चीज ये किया है कि ओल्ड पावर हाउस में हमारा एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर हमेशा बैठेगा, परमानेंटली बैठेगा। और दूसरा वहां पर 3 दिन हमारे कमर्शियल हेड जो हैं वो भी बैठेंगे, जिससे कि कंज्यूमर की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, समस्याएं हैं, वो वहां पे दे सकें और हमारे आदमी उसको दूर कर सकें। सर, कुछ मामला में ये भी देखने में आया है कि नए कनेक्शन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट लिया जाता है, किचन का फोटो लिया जाता है, मगर मीटर नहीं दिया जाता। कुछ दिन के बाद एक टीम आती है और वहाँ पर जो है रेड करने के बाद पेनाल्टी जो है वो भरने के लिए उन लोगों को नोटिस दी जाती है। बजाय मीटर देने के ये जो है आकर के जो है उन घरों पे जो है आकर के पेनाल्टी करते हैं। कहाँ तक दुरुस्त है? अगर वो डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है तब मीटर देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने मीटर नहीं दिया तब उस कस्टमर की क्या गलती है? क्योंकि बिजली तो उसका राइट है, उसका हक है। जंगल में पड़ा है वो तो उसका तो हक है ना। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेंट न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। डॉक्यूमेंट में उसको ओनरशिप यानी कि 7/12 देना जरूरी है, और एक उसको जो उसकी यहाँ पे वायरिंग है जिसके लिए हम उसको कनेक्शन दे रहे हैं, एक वायरिंग सर्टिफिकेट उसका देना जरूरी है। इसके अलावा फॉर्म भरना या फोटोग्राफ, ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं। जहां कहीं पर भी कंज्यूमर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वहां उसका कनेक्शन आगे प्रोसेस किया जाता है। जहां पर उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं उसको हमारी तरफ से एक SMS जाता है और इवन कॉल सेंटर की तरफ से कॉल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। अब बात यह है कि जिन लोगों की तरफ से डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनके यहाँ पर जो वायरिंग सर्टिफिकेट उसने दिया है और जो वायरिंग है ये कंप्लीट होनी चाहिए। जहां पर हम कनेक्शन नहीं दे पाते हैं वहां पर एक कारण ये हो सकता है कि आपकी तरफ से वायरिंग कंप्लीट नहीं है, कंज्यूमर की तरफ से वायरिंग कंप्लीट नहीं है। अगर वायरिंग कंप्लीट है हम कनेक्शन देंगे। दूसरा कारण ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी पर आप कनेक्शन मांग रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई ड्यूज हैं तो उस ड्यूज को पे किए बिना उसको कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा। अब आपने जो बोला है कि उसके ऊपर विजिलेंस का बिल बन जाता है, विजिलेंस का बिल जहां कहीं पर भी बनता है, मैं आपको बताता हूं कि अगर कंज्यूमर ने एप्लीकेशन दिया, हमारी तरफ से उसको डिमांड दिया जा चुका है और डिमांड देने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, उस केस में हमारा उसको SMS भी जाता है, उसको कॉल सेंटर से कॉल भी जाता है। अगर उसके बावजूद भी कंज्यूमर डिमांड पे करने नहीं आता है तो हमारी तरफ से विजिलेंस की इंस्पेक्शन भी होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरे पास 1318 ऐसे केस हैं जहां पर डिमांड दिया गया और कंज्यूमर ने पेमेंट नहीं किया। 1318 केस। सर, कई जगह पर बाकायदा पैसा दिया गया, आप लोगों की दी हुई रिसिप्ट मौजूद है, उसके बाद भी पेनाल्टी मारी गई है। आप बोलिए तो मैं ऑफिस में ऐसे लोगों को आपको ला कर मिला देता। ऐसा अगर कोई भी केस है, ऐसा कोई भी अगर केस है, ये केस आप ला सकते हैं जहां पर हमारे एंड पर किसी वजह से कनेक्शन रुका हुआ है।